If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके चलिए तो अभी कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लाइक प्रीवियस क्लास में अपन F5 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। अपने कंटेंट के हिसाब से अपन F5 का सारा डाटा कर दिया, लाइक जनरल लेजर, बेसिक ट्रांजैक्शन, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, इवन वी हैव डन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग। सी कंट्रोलिंग किसको बोलेंगे? दिस कंपोनेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस। ठीक है, ये प्रोसेस अपने को किसके लिए यूज़ करेंगे? कंट्रोलिंग एक कंपोनेंट ये प्रोवाइड करेंगे आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड, लाइक परफॉर्मेंस के रिलेटेड, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पर्पस के रिलेटेड। और ये कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज मेनली यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग के रिलेटेड क्या रहेगा? ये कंपोनेंट यूज होगा। इसमें अपने को 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये रिलेटेड है डाटा एंट्री जॉब एंड लाइक इसमें अपने को दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या रहेगा? डिपार्टमेंटल हेड में अपने को किस चीज़ का इंफॉर्मेशन रहेगा? जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट्स, परफॉर्मेंस क्या रहेगा एवरी डिपार्टमेंट का, वो अपने को किस में शो करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शो करेंगे। और टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, बिजनेस के स्ट्रैटेजीज जो रहेंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। ठीक है, तो द नेक्स्ट है डाटा फ्लो इनटू कंट्रोलिंग। ओके, डाटा फ्लो इनटू कंट्रोलिंग, जैसे कि अपन ऑलरेडी जनरल लेजर्स के बारे में कर चुके हैं, जनरल लेजर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इंफॉर्मेशन इज इन मेंटेन जनरल लेजर अकाउंटिंग, ये इंटीग्रेटेड है सारे मॉड्यूल से। ठीक है, जनरल लेजर क्या है? इंटीग्रेटेड है। F5 में जब आप जनरल लेजर क्रिएट करेंगे तो उसके बाद में जो जनरल लेजर है ना, ये सारे मॉड्यूल से इंटीग्रेट हो जाएगा, लाइक कंट्रोलिंग, लाइक प्लान मेंटेनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, एसेट अकाउंटिंग। तो ये सब सारे चीज़ें अपने किस में आएंगे? जनरल लेजर अकाउंटिंग से क्या रहेंगे? इंटीग्रेट रहेंगे। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहेगा। इसके कुछ अपने क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, जिसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? देखिए, इट इज द एंटिटी फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन इन कंट्रोलिंग। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या है? लाइक ये ऑलरेडी डिफाइंड है वैसे तो, लेकिन ये क्या करेगा? आपका इंफॉर्मेशन को मैनेज द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। तो ये सारे किस में आएंगे? कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट में आएंगे। देन नेक्स्ट क्या है? द सिस्टम मेंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर ईच कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट थ्रू प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। तो सिस्टम मेंटेन इंफॉर्मेशन किस तरीके से करेगा कंट्रोलिंग में? प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट में। And the controlling object with already defined in the system, we can use one or more controlling object for maintaining the information according to the client requirement. ठीक है, आप कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या है? लाइक ऑलरेडी डिफाइंड है अपने सिस्टम में, तो आप क्या कर सकते? एक यूज़ कर सकते कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट या एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए। तो कुछ कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है? देखिए, लाइक कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में अपने को कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन मेंटेन रहेगा। इंटरनल ऑर्डर में अपने को कौन सा इंफॉर्मेशन रहेगा? इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे। तो इन सबका जो बेस कंपोनेंट फॉर कंट्रोलिंग क्या है? कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, जिसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। तो इन सभी के लिए जो बेस्ड कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। तो ओवरऑल ये क्या है? कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स है जो अपन मेंटेन करते एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। देन नेक्स्ट, कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स
अब कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट में क्या है, पर्टिकुलर चीज़ों का अपन इंफॉर्मेशन मेंटेन कर, तो वो कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कौन से मॉड्यूल के पास से रिसीव होंगी वो देखेंगे। जैसे कि सपोज आपको रॉ मटेरियल कंजप्शन का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, मटेरियल मैनेजमेंट। और डिप्रिसिएशन के रिलेटेड एसेट्स अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड सेल रिडक्शन फ्रॉम सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल कॉस्ट। अब ये जो पर्सनल कॉस्ट है ना, ये पेरोल के रिलेटेड है, तो ये पेरोल का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने को कहाँ से आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट शेड्यूल, ये दोनों ही चीज़ें आपने को कहाँ से मिलेंगे, पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कॉस्ट। देन ओवरहेड, ओवरहेड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगा। ओवरहेड मीन्स ओवर द एक्सपेंसेस। ओवरहेड नो बोलेंगे किसको एक्चुअली, मतलब कि ये क्या है, ये टोटल इट इज अ सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब का जो सम है उसको क्या कंसिडर करते हैं अपन, ओवरहेड कंसिडर करते हैं। मतलब कि ओवर द एक्सपेंसेस जो है उसको अपन ओवरहेड कंसिडर करेंगे। तो इसका इन्फॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके अपन कॉस्ट एलिमेंट्स चेक करेंगे। तो कॉस्ट एलिमेंट्स में अपने को क्या है, देखिए यहाँ पर लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एलिमेंट रहेंगे, तो कॉस्ट एलिमेंट के 3 कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट जहाँ से लाइक मटेरियल के रिलेटेड, लेबर के रिलेटेड और कुछ अदर एक्सपेंसेस अगर आपको हो रहे, तो ये सभी क्या है, डिवाइडेड है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सेम इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेम अदर एक्सपेंसेस भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सभी क्यों किस में आएगा, ये इन सभी का क्या है, ये ओवरहेड है। इन सबको ऐड करने के बाद जो एक्सपेंसेस होंगे उसको क्या कंसिडर किया जाता, ओवरहेड। तो फर्स्ट अपन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको कंसिडर करेंगे, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको बोल रहे हैं अपन, जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ मटेरियल शुड बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विथ एनी प्रोडक्ट और सर्विस और डिपार्टमेंट। मटेरियल क्या हो जाना, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाना कोई सर्विस से, कोई प्रोडक्ट से और डिपार्टमेंट से। ठीक है, सेम इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शुड ऑक्यूपाई द लार्जर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट। मतलब कि जिसका लार्जेस्ट कॉस्ट रहेगा मटेरियल में वो ऑक्यूपाई होना, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर ये दोनों कंडीशंस रहेंगे तो वो क्या कंसिडर होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मीन्स इट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच सेटिस्फाई ओनली वन और नन ऑफ 2 कंडीशन। मतलब कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको बोलेंगे, या तो एक कंडीशन वो लाइक सेटिस्फाई करना है या फिर दोनों ही नहीं, तो इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जिसमें स्मॉलर पोर्शन रहता, वैसे तो जैसा लाइक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में लार्जर पोर्शन है किसी मटेरियल का, इनडायरेक्ट में क्या रहेगा, स्मॉलर पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल आप एक लाइक कंप्यूटर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड लगते हैं, जिसमें अगर लाइक सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका रहेगा, कॉस्ट, वो डायरेक्ट में आएगा और ये इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसको बोलेंगे, इट इज़ द रिम्यूनरेशन ऑफ सैलरी paid to the people who actually engage in the process of production and whose portion will occupy the larger portion of the total cost of the product। मतलब कि ये कौन से रहेंगे, लाइक जो लेबर्स आप जिसको सैलरीज प्रोवाइड करते प्रोडक्शन के लिए, जो इंगेज है प्रोसेसिंग, जो इंगेज है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, और जिसको अपना जो कॉस्टिंग अपने को हो रहा है, जैसे कि आपको कोई चीज़ बनाने के लिए कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा, वो अमाउंट में आप सबसे ज़्यादा जो अमाउंट लेबर को दिया जाता है सैलरीज के तौर पर, तो उसको अपन क्या कंसिडर किए थे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, जो प्रोडक्शन बनाने के प्रोसेस में इंगेज है। वेयर एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मीन्स पे टू द पीपल हु असिस्ट द प्रोडक्शन। जो असिस्ट करते हैं ना प्रोडक्शन के टाइम, उन लोगों को जो पेमेंट किया जाता वो किस में आता, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
These are the expenses other than material and or labor which can be directly identified with the product or service or department. Okay, ये कुछ ऐसे expenses है जो material, labor डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे विद प्रोडक्ट, मतलब कि कोई प्रोडक्ट से, कोई सर्विस से और डिपार्टमेंट से, जो नॉर्मली आपको जब एक्सपेंसेस हो जाते हैं. वेयर इनडायरेक्ट मीन्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई, मतलब कि ये आइडेंटिफाई नहीं होंगे किसी प्रोडक्ट से और सर्विस से. मतलब लाइक आप किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ का रेंट पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो ये सभी किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. और इन सब किसके रिलेटेड है, कॉस्ट एलिमेंट ओवरहेड के रिलेटेड है. ठीक है, तो इन सब के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कंट्रोलिंग एरिया. ओके, जैसे कि अभी तक अपन कंपनी कोड चेक करें, बिजनेस एरिया चेक करें, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग एरिया. कंट्रोलिंग एरिया किसको कंसिडर करेंगे, it is an organizational unit in controlling for which all the controlling activities are conducted. मतलब कि जिस तरीके से अपन एक कंपनी कोड क्रिएट करते हैं जिसमें अपने सारे कंपनी के डाटा मेंटेन होता है या फिर जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, तो सेम इसी तरीके से कंट्रोलिंग एरिया क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसमें कंट्रोलिंग के एक्टिविटीज़ क्रिएट किया जाए. एट दिस लेवल द कंट्रोलिंग कंपोनेंट रिकॉर्ड एनालिसिस. Okay, the overhead related activities like cost element, cost center and like internal order. अगर इन केस जैसे कि यहाँ पर एनालाइज करा कुछ कंपोनेंट, रिकॉर्ड कंट्रोलिंग ऑफ कंपोनेंट्स के जो रिकॉर्डिंग है, जैसे कि एनालाइजेज अबाउट ओवरहेड. ओवरहेड में अपने को क्या क्या आएगा, कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग और इंटरनल ऑर्डर. और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट कॉस्टिंग. And also analyze and evaluations of activity of internal unit like profit center accounting. तो इन ये सारे चीज़ आप लोग किस में होंगे, कंट्रोलिंग एरिया. ठीक है, देन नेक्स्ट देर आर टू सिनारियोज इन विच वी कैन मेंटेन द कंट्रोलिंग एरिया. मतलब कि कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करने के लिए आपके लिए टू सिनारियोज है. एक है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड. ओके, मतलब कि जो कंपनी कोड है अपना का, तो सेम वैसे ही अपने को कंट्रोलिंग एरिया भी मेंटेन करना है. तो इसको क्या बोलेंगे, इन दिस केस द कंट्रोलिंग एरिया इज मेंटेन एट द कंपनी कोड लेवल. ये क्या रहेगा, अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं सिनेरियो, तो आपको इसमें क्या रहेगा, कंपनी कोड लेवल में आप कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करेंगे. फॉर ईच कंपनी कोड वी क्रिएट सेपरेट कंट्रोलिंग एरिया. हर एक जितने भी आपके कंपनी कोड्स रहेंगे, अगर आप कंपनी कोड लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए अपने को अलग अलग कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना पड़ेगा. देन ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ ईच कंपनी कोड इज टेकन टू द रेस्पेक्टिव कंट्रोलिंग एरिया फॉर एनालाइज पर्पस. ओके, तो हर एक कंपनी कोड के एक्सपेंसेस और इनकम क्या हो जाएंगे, टेक मतलब वहाँ पर से अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे फॉर कंट्रोलिंग एरिया एनालाइज करने के लिए. एक और एक जैसे कि अभी यहाँ पर अपन एक स्ट्रक्चर चेक करें, सिनेरियो देखें, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, FI का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर चेक कर रहे थे, जिसमें अपन कंपनी क्रिएट कर रहे थे, कंपनी कोड एंड देन बिजनेस एरिया. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ FI and this is the structure of controlling area and then master record, जो कि कंपनी कोड से क्या रहेगा, असाइन रहेगा, और बिजनेस एरिया से आपको मास्टर रिकॉर्ड कंट्रोलिंग एरिया ऑब्जेक्ट रहेगा. तो ये सिनेरियो किस चीज़ का है, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड. ओके, देन नेक्स्ट क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, क्रॉस कंपनी कोड. इन दिस केस कंट्रोलिंग एरिया इज क्रिएटेड एट कंपनी कोड लेवल. जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप लेवल, आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी कोड्स है जिसके लिए आप सेम कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करना चाह रहे हैं. मतलब कि आप एक से ज़्यादा कंपनी कोड्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन नहीं करना है, आपको एक ही कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है. तो इसके लिए आप कौन सा वाला यूज़ करेंगे सिनेरियो, क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग. इसमें भी सेम सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स का इंफॉर्मेशन अपने कंपनी कोड में जो अवेलेबल रहेगा, वो सारा क्या हो जाएगा, अपने कंट्रोलिंग एरिया में आ जाएंगे, अवेलेबल रहेगा. देन वी कैन कंपेयर द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ वन कंपनी कोड विद द एक्सपेंसेस ऑफ इनकम फॉर द अनदर कंपनी कोड. क्रॉस कंपनी कोड में क्या है, एक के एक्सपेंसेस और इनकम्स को अपन कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम इन द क्रॉस कंपनी. इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपका फर्स्ट कंपनी,
ठीक है। कंपनी के लिए अपन कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करें जहाँ पर अपने 2 कंपनी कोड्स है, तो ये दोनों ही कंपनी कोड को अपन असाइन कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग एरिया से करेंगे। और एक कंपनी कोड के 3 बिजनेस एरियाज है, तो इन सभी का जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम, ये सारा अपने को कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, कंट्रोलिंग एरिया में। और इन सभी को अपन क्या है, कंपेयर भी कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोस। ओके, देन अब नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए इतना थ्योरी काफ़ी है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।